नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार अजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम बढ़ रहे हैं दोस्तों मुगल काल। और मुगल काल के अंदर दोस्तों हमने अब तक बात कर ली थी दोस्तों बाबर की। दोस्तों इस बाबर से पहले भी हमने दिल्ली सल्तनत का भी अध्ययन कर लिया है, जिसमें दोस्तों पांचों वंश हमने पढ़ लिए थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी। यदि वो आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या हम दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों उस दिल्ली सल्तनत काल के बाद में हमने चालू कर दिया था दोस्तों मुगल वंश। दोस्तों मुगल काल के अंदर दोस्तों हमने बाबर के बारे में जान लिया है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं दोस्तों दो बार शासन में आता है, 1530 से लेकर के 1540 तक। उसके बाद बीच में आ जाता है दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बीच में आकर के दोस्तों हुमायूं को हरा देता है, और हुमायूं को हराने के बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी दोस्तों 1540 से 1545 तक शासन करता है। और दोस्तों 1540 से 45 तक शासन करने के बाद में इसी शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सूरवंश के कुछ और छोटे मोटे शासक आते हैं, जो कि दोस्तों 1545 से लेकर के 1555 तक दोस्तों शासन करते हैं। यानी कि सूरवंश कितने वर्षों तक रहा? 1540 से 1555 तक, 15 वर्षों तक दोस्तों सूरवंश ने शासन किया। इसके बाद में दोस्तों वापस आते हैं हुमायूं, सूरवंश का अंत कर देते हैं हुमायूं। और हुमायूं दोस्तों 1555 से 1556 तक दोस्तों शासन करते हैं। इस तरह दो बार दोस्तों हुमायूं दोस्तों मुगल काल के अंदर शासन में आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर दोस्तों 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। अकबर के बारे में हमने 2 दिन पहले ही पढ़ लिया था दोस्तों, वो वीडियोज भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा, आपको पहले की जानकारी नहीं होगी, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आगे की चीज़ें समझने के लिए आपको दोस्तों पिछले वीडियो जरूर देखने होंगे, तो आप दोस्तों पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जहांगीर के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जहांगीर के बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों, अकबर का ही बेटा था। 1605 से लेकर के 1627 तक दोस्तों इसका शासनकाल रहा जहांगीर का। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों शाहजहां की। शाहजहां दोस्तों जिसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जहां से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों ये मेरा वादा है। अभी तक दोस्तों हमने जितने भी दोस्तों कंटेंट आपको दोस्तों प्रोवाइड करवाए हैं, और दोस्तों जो पिछली एग्जाम्स लगी हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उनमें दोस्तों हमारे नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो शाहजहां के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आज 1628 से लेकर के 1658 तक दोस्तों शाहजहां का शासनकाल रहा। तो बात करें शाहजहां की, तो दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। दोस्तों खुर्रम का दक्षिण विजय जब होता है, यानी कि खुर्रम दोस्तों दक्षिण अभियान पर जाता है। दोस्तों जहांगीर दोस्तों खुर्रम को दक्षिण अभियान पर भेजता है। जब दक्षिण दोस्तों विजय कर लेता है ये, तो दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर के जहांगीर, जो खुर्रम का पिता है, इस जहांगीर ने दोस्तों शाहजहां की दोस्तों उपाधि प्रदान कर दी थी खुर्रम को। किस उपलक्ष्य में? दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। बात करें दोस्तों शाहजहां के जन्म की, तो शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था दोस्तों 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को। इसके पिता का नाम दोस्तों जहांगीर था, और माता का नाम था दोस्तों जगत गोसाई यानी कि जोधाबाई। बात करें दोस्तों आगे हम, तो दोस्तों इसका जो राज्याभिषेक होता है शाहजहां का, वो राज्याभिषेक होता है 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है कि ये उपाधि किसने धारण करी। तो ये उपाधि थी दोस्तों अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। ये दोस्तों उपाधि है, बहुत लंबी उपाधि है, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। ये दोस्तों शाहजहां ने राज्याभिषेक होते समय, राज्याभिषेक का मतलब होता है तख्त पर बैठना, यानी कि राजा बनना। राज्याभिषेक दोस्तों, राज्याभिषेक होता है उस समय दोस्तों जो नया उत्तराधिकारी होता है उसको दोस्तों तख्त पर बिठाया जाता है, यही राज्याभिषेक होता है। और उस राज्याभिषेक के समय ये उपाधि धारण की गई थी शाहजहां के द्वारा। बात करें दोस्तों जहांगीर की पत्नी की, तो जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों नूरजहां। नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री थी दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान में रखिएगा, जहांगीर था शाहजहां का पिता। इस जहांगीर की पत्नी नूरजहां का भाई था आसफ खान। उस आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, इससे दोस्तों शाहजहां का विवाह हुआ था। हालांकि इनकी कई पत्नियां थी शाहजहां की, परंतु सबसे चर्चित पत्नी रही वो रही अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं को दोस्तों मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के विवाह की अगर हम बात करें, तो शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से दोस्तों 1612 ईस्वी में होता है, और अर्जुमंद बानो बेगम को 14 बच्चे होते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
14 बच्चे होते हैं अर्जुमंद बानो बेगम को, जिनमें से दोस्तों 7 की तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और 7 जीवित बचते हैं। उन 7 जीवित बचने वाले बच्चों में से 4 तो थे दोस्तों पुत्र और 3 थी दोस्तों पुत्रियां। ये दोस्तों 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बचते हैं। 14वां जब पुत्र हो रहा था दोस्तों, 14वां जब बच्चा जन्म ले रहा था, उस समय प्रसव पीड़ा के दौरान, यानी कि दोस्तों जो दर्द होता है, उस दर्द के दौरान दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम की दोस्तों 1631 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के शोक में, इसी मृत्यु के दुख में दोस्तों शाहजहां मुमताज के नाम पर, यानी कि दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम के नाम पर ताजमहल का निर्माण करवाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी 1631 में मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित ताजमहल है दोस्तों। ये एक बात करें हम तो ये एक तरह से कब्र है दोस्तों, इसी के नीचे दफन किया गया था दोस्तों मुमताज बेगम को, अर्जुमंद बानो बेगम को। बात करें दोस्तों जो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बचे थे उनकी, तो 4 पुत्र थे दोस्तों दारा शिकोह है, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। जो 3 पुत्रियां जीवित बची थी उनके नाम है जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शाहजहां के प्रारंभिक जीवन और चुनौतियों की। तो बादशाह बनने से पहले दोस्तों शाहजहां एक शहजादी के रूप में दोस्तों जहांगीर की सेवा में था, अपने पिता की सेवा में था दोस्तों। जहांगीर के कहने पर इसने कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया, लड़ाइयों में जीत भी हासिल करी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों था वो था मेवाड़ विजय। क्योंकि मेवाड़ दोस्तों आप सभी को पता है महाराणा प्रताप की दोस्तों जन्मभूमि रहा है, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। इसी मेवाड़ को दोस्तों अधीन करने में अकबर असफल रहा, जहांगीर असफल रहा। तो दोस्तों जहांगीर ने भी दोस्तों मेवाड़ को जो अधीन नहीं कर पाया था, और अकबर भी दोस्तों अधीन नहीं कर पाया था। बात करें मेवाड़ से युद्ध और संधियों की, तो दोस्तों मजबूरन दोस्तों मेवाड़ को दोस्तों अधीन होना पड़ा था। वो जो हम बात कर लेते हैं आगे, कैसे होना पड़ा और क्यों होना पड़ा, के साथ संधि नहीं करनी। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी दोस्तों क्या होता है कि महाराणा प्रताप दोस्तों संधि नहीं करता है, मुगलों के अधीन नहीं होता है। और दोस्तों जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का क्या किया दोस्तों, अनुसरण किया दोस्तों साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है, ये मान लीजिए आगरा क्षेत्र है, और आगरा क्षेत्र के पास में जितने भी छोटे छोटे राजा हैं दोस्तों, उन सभी को दोस्तों हरा करके अपने अधीन कर लेना और उस दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेना ही दोस्तों साम्राज्यवादी नीति होता है। अकबर भी दोस्तों साम्राज्यवादी नीति का शासक था, वो भी दोस्तों अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा रहता था, और उसी के दोस्तों पथ पर चलते हुए जहांगीर ने भी दोस्तों क्या किया, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो दोस्तों मेवाड़ पर अधिकार करने के चक्कर में दोस्तों शाहजहां ने सबसे पहले जो दोस्तों 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र जो हैं परवेज, उनको मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। अमर सिंह कौन थे दोस्तों, ये दोस्तों सूरवीर महाराणा प्रताप के बेटे थे दोस्तों, महाराणा प्रताप के बेटे थे दोस्तों अमर सिंह। इन अमर सिंह को दोस्तों अधीन करने के लिए परवेज को भेजा गया था जहांगीर के द्वारा 1608 ईस्वी में। परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भेजा गया। अमर सिंह अपने राज्य की रक्षा की और परवेज को वापस बुला लिया गया। यानी कि दोस्तों जहांगीर द्वारा भेजा गया परवेज असफल रहा, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को अधीन नहीं कर पाया, मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। इसके बाद में दोस्तों 1614 ईस्वी की बात है। 1614 के अंदर एक समय ऐसा आता है कि जहांगीर गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि दोस्तों ना तो दोस्तों जो जहांगीर का बाप था अकबर, वो मेवाड़ को अधीन कर पाया था, और दोस्तों अब जहांगीर भी दोस्तों मेवाड़ को अधीन कर पाने में असक्षम हो रहा था। इसी कारण दोस्तों गुस्से में उसने अपने पुत्र खुर्रम को दोस्तों शाहजहां को मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो शाहजहां जाता है मेवाड़, वहाँ पर खुर्रम ने यानी कि शाहजहां जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचा देता है दोस्तों। कत्लेआम मचाने का मतलब है जो दिखा उसी को मार दिया, जो दिखा उसी को काट दिया, मौत के घाट उतार दिया, मेवाड़ में खून खराबा कर दिया दोस्तों, फसलें नष्ट कर दी, किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, बहुत नुकसान पहुँचाया। परिणाम स्वरूप दोस्तों अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब परिवार पर या परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई दिक्कत आए तो दोस्तों पिता किसी भी तरह से दोस्तों उस परिवार पर उस मुसीबत को आने से टालना चाहेंगे। इसी प्रकार अमर सिंह ने दोस्तों मजबूरी में ये फैसला लिया कि अगर उन्होंने
जहांगीर के साथ में संधि नहीं की, शाहजहां के साथ में संधि नहीं की, तो दोस्तों मेवाड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इसी कारण दोस्तों अमर सिंह ने क्या फैसला किया कि अब उन्हें संधि कर लेनी चाहिए। अंततः दोस्तों अमर सिंह जो होते हैं वो खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं और खुर्रम यानी कि शाहजहां ने भी यह संधि का प्रस्ताव दोस्तों अपने पिता जहांगीर के पास भेजता है। जहांगीर वापस दोस्तों शाहजहां को कहते हैं कि ठीक है, संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। अब बात करें दोस्तों कि जहांगीर ने उस संधि प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी, तो 1615 में संधि हो गई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी दोस्तों। अमर सिंह ने दोस्तों सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। पहली दोस्तों शर्त, यानी कि अमर सिंह ने सम्राट जहांगीर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट ने दोस्तों अमर सिंह को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया था दोस्तों, जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में था। दोस्तों ध्यान में रखना, अकबर ने दोस्तों चित्तौड़ समय जो अकबर के काल में आया था, चित्तौड़ का जो किला आया था वो दोस्तों सिर्फ अकबर के अधीन आया था, यानी कि संपूर्ण मेवाड़ पर दोस्तों अकबर अधीन नहीं कर पाया था संपूर्ण मेवाड़ को। यह आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ की मरम्मत करना दोस्तों क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया था दोस्तों, यानी कि चित्तौड़गढ़ किले में कोई नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये दोस्तों संधि प्रस्ताव में क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। अमर सिंह को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अन्य राजपूतों के समान अमर सिंह से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मुगल राजपूत जो राजा होते थे उनकी पुत्रियों के साथ में विवाह कर लेते थे, परंतु जो संधि हुई थी इस समय उसमें दोस्तों अमर सिंह के साथ में या उसके दोस्तों राज परिवार में किसी से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों संधि प्रस्ताव में संधि के लिए रखे गए थे। इसके बाद में है शाहजहां ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया था। शाहजहां ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया था और इसके अलावा दक्षिण भारत के क्रम में उसने अहमदनगर को भी क्या कर लिया था, जीत लिया था। इस प्रकार उसने राजा बनने से पहले भी अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तब शाहजहां दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं था। ऐसे में दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि शाहजहां के विकल्प में किसी और को राजा बनाया जाए। दोस्तों 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब शाहजहां दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं था, वो किसी अभियान पर गया हुआ था। ऐसे में जो दरबारी होते हैं उनके पास एक अच्छा मौका था कि शाहजहां की जगह वो किसी और को राजा बना दे। आसफ खां को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि वह अपने दामाद को शासक बनते हुए देखना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत अपने दामाद अर्थात शाहजहां को सूचना भेजी कि वह जल्द ही आगरा वापस आ जाए। इस क्रम में पत्राचार के माध्यम से ही शाहजहां ने आसफ खां को एक सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनकी हत्या करवा दी जाए। शाहजहां को बादशाह बनने के लिए लगभग 4-5 माह का संघर्ष रहा था, लेकिन वह इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आसफ खान ने ही उसके काम को आसान कर दिया था। दोस्तों जितने भी विरोधी थे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का क्या हुआ, राज्याभिषेक होता है।